कैसे हैं आप सब? So this is the geography course by Vadman Jain. So we are going to discuss today the third chapter of the class 11th NCERT Fundamental of Physical Geography. Okay, the third chapter name is the interior of the earth. Let's start it. What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or hollow ball with a thick cover of rocks like lithosphere? ओके हम क्या एज्यूम करते हैं नेचर क्या होगा अर्थ का? ओके क्योंकि पहले से अभी ये बाद में ही पता चला था कि अर्थ एक सॉलिड बॉडी है। पहले तो सिर्फ एक सब अपने कंक्लूजन्स और हाइपोथेसिस दिए जाते थे। ओके so have you seen photograph or images of the volcanic eruptions on the television screen? Can you recollect the emergence of hot lava, dust, smoke? The interior of the earth can be understood only by the indirect evidences, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. Okay, it is obvious, of course. Wait a minute. It is obvious that we cannot reach the interior of the earth. Okay, so हमें बस जितने भी evidences मिले हैं वो indirect sources के through ही मिले हैं कि अर्थ कैसा है, अर्थ की अंदर की configuration कैसी है. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. Okay, ये दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो एक्सोजेनिक और एक इंडोजेनिक. एक्सोजेनिक वो प्रोसेस होता है जो अर्थ के सॉलिड पार्ट के बाहर जो काम करती हैं चीजें, विंड, मॉइस्चर, वाटर और मैनी थिंग्स, इनको हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में काउंट करते हैं. और इंडोजेनिक प्रोसेसेस वो चीजें होती हैं जो कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ फील करते हैं, लाइक अर्थक्वेक. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटीरियर प्रोसेस ऑफ द अर्थ वो होता है. ओके, a proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if effects of endogenic processes are ignored. Okay, हम अगर सिर्फ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को ही अर्थ के कन्फिग्रेशन का रीजन माने तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है. जितना अर्थ को इफेक्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस करते हैं उतना ही इंडोजेनिक फोर्सेस भी करती हैं. ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन. ऑफ कोर्स देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्विंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट. ओके, ह्यूमन लाइफ जो है वो किस एरिया में इंसान रह रहा है उस जगह के हिसाब से बहुत अफेक्ट होता है. तो हमें ये पता रहना चाहिए कि उस एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं. टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ सुनामी वेव इज जनरेटेड, इट इज नेसेसरी वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम क्रस्ट टू कोर. हम ये लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन अर्थ के अंदर की लेयर्स, अर्थ के अंदर की जो काफी सारे मटेरियल हैं वो डिफरेंट लेयर्स में बिल्ड हो चुके हैं. ओके, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी सारी लेयर्स होती हैं, उनके क्या साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, वो साइंटिस्ट को कैसे पता चला. ओके, तो वी मेनली फोकस ऑन द इनडायरेक्ट सोर्सेज राइट नाउ. The Earth's radius is 6370 kilometer. You can learn that. Okay, just memorize it. Okay, no one can reach the center of the earth and make observation or collect samples of the material under such conditions. You may wonder how scientists tell us about the Earth's interior, और जो भी मटेरियल है अर्थ के बीनीथ हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हम अर्थ के अंदर ही नहीं जा सकते. ओके, ये एक क्वेश्चन जो है जो मोस्टली हम सब लोग सोचते हैं. तो जो हमारी मोस्ट ऑफ द नॉलेज है ना वो सब इनडायरेक्ट सोर्सेज के बेसिस पर ही गिवन है. ठीक है, इज बेस्ड ऑन ओनली एस्टिमेट्स एंड इन्फ्रेंसेस. हम कुछ डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं. ओके, वो हम अभी स्टडी करते हैं, फिर हम बाद में इनडायरेक्ट सोर्सेज भी स्टडी करेंगे. द डायरेक्ट सोर्सेज, द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक्स और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज. ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या हो सकती है कि हम माइन करें अर्थ को तो हमें पता चले कि कितने कितने डिफरेंट लेयर्स है उसके अंदर. जैसे गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर डीप एज 3 to 4 किलोमीटर. ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द डेप्थ इज नॉट पॉसिबल. इट इज वेरी हॉट एंड एट इट्स डेप्थ. अब हमें पता है हम जितना भी अर्थ के अंदर जाते चले जाते हैं उतना ही टेम्परेचर प्लस डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है. तो इट इज नॉट सो वेरी इजी टू गो इनटू डीप मोर माइनिंग एंड माइनिंग. ठीक है, साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट. दैट इज वर्ल्ड में 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि माइनिंग को लेके ही हैं. डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. The deepest drill at Kola is in Arctic Ocean has so far reached up to depth of 12 किलोमीटर. ठीक है, जो डीपेस्ट ड्रिल भी है ना आज तक की वर्ल्ड की वो कोला में है, आर्कटिक ओशन में, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाई है. ठीक है, आप इमेजिन करिए कि हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं जबकि अर्थ का रेडियस, नॉट अ डायमीटर, जस्ट अ रेडियस 6370 किलोमीटर है.
This and many deep drilling projects have provided large volume of the information for the analysis of the material collected at different depths. Volcanic eruptions form another sources of the obtaining direct information. अभी हम डायरेक्ट सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा माइनिंग, हम दूसरा पढ़ रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं. ओके, एज व्हेन द molten material is thrown out of the surface of the earth during volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis. ठीक है, जो भी मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद निकलता है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं लेबोरेटरी रिसर्च के लिए, जानने के लिए कि अंदर की लेयर्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्या वेरिएशन पाए जाते हैं. अब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज पे फोकस करते हैं. Analysis of properties of matter indirectly provide information about the interior. We know through the mining activity the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior of the deeper depth. Okay, we had already discussed कि जितना हम अंदर जाते चले जाएंगे उतना ही temperature density increase होता रहेगा. Moreover, it is also known that the density of the material also increases with depth. Again, वही चीज, it is possible to find the rate of the change of these characteristics. Okay, अब हमें ये it is possible, ये possible है कि हम find कर सके कि ऐसा क्या रेट है जो change हो रहा है, change कर रहा है इन characteristics को. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and density of the material at different depths. The detail of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter. Another source of information are the meteors. ठीक है, अब दो indirect जो sources थे उसमें हम नेक्स्ट पढ़ देंगे meteors. ठीक है, जो डेट टाइम रीच द अर्थ, जो कि रीच अर्थ में आते हैं कभी कभार, रेयर. However, it may be noticed that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. हम जानते हैं कि वो interior of the earth से नहीं है, of course, क्योंकि वो out of space से हमारे यहाँ पे आया है. The material and the structure observed in these meteors are similar to of that of earth. But हम ये जानते हैं कि वहाँ का material और उस meteor का structure जो है वो resemblance करता है अर्थ के material और structure को. They are solid bodies developed out of the material same or similar to our planet. Hence, this becomes yet another source of information about the interior of the earth. The other indirect sources include gravitational, magnetic field and seismic activities. Okay, gravitational, magnetic field and seismic activity. The gravitational force is not the same at the different latitudes on the surface. Okay, ये आपको पता ही होगा, gravitational force same नहीं रहता हर एक latitude में हमारे surface को. It is greater near the poles and less at the equator. ये poles पे ज़्यादा है, gravitational pull force पे ज़्यादा है as compared to the equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than at the poles. क्योंकि center जो है, अर्थ जो एक geoid है, bulging in between the centers, तो distance जो है वो center का ज़्यादा होता है as compared to the poles. The uneven distribution of the mass of material within earth influences this value. Okay, जो मास ऑफ मटेरियल है वो भी ग्रेविटेशनल पुल को इफेक्ट करता है. द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स. दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू. सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली. ओके, gravity anomalies gives us information about the distribution of the mass of material in the crust of the earth. ये हमें ग्रेविटी के पुल की वजह से हमें ये बताती है कि जो दो मास ऑफ मटेरियल हैं अर्थ में वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है. मैग्नेटिक सर्वेज आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रस्टल पोर्शन एंड thus प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द पार्ट. नथिंग. Seismic activity is one of the most important sources of the information about the interior of the earth. Hence, we shall discuss it in some details. Earthquake. The study of the seismic activity waves provide a complete picture of the layered interior. ओके, हम सिस्मिक एक्टिविटीज को जो बीनीथ द अर्थ से निकलती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम अर्थक्वेक्स पे फोकस करना ही पड़ेगा. एंड अर्थक्वेक एक सिंपली वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है वो शेक हो रही है. It is a natural event. It is caused due to the release of energy which generates waves that travel in all direction. Okay, हमें ये सब पता ही है कि अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि एक एनर्जी रिलीज होती है और जो वेव्स होती हैं वो ऑल 360 डिग्री डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं. Why does the earth shake? The release of the energy occurs along a fault. ओके, अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल लॉक्स. एक फॉल्ट होता है मतलब एक बीच में गैप होता है दो क्रिस्टल लॉक के बीच में. ओके, अब आप ये समझिए कि एक सरफेस है जिसमें बहुत सारी लेयर्स है. अब उसकी बिल्कुल लास्ट लेयर है, उसमें एक फॉल्ट हुआ है दो क्रिस्टल लॉक के बीच में. अब लॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. अब जैसे ही कोई फॉल्ट होता है तो ठीक है, वो दोनों आपस में कोई चीज बंधी हुई थी, अब वो टूटी है तो एकदम से थोड़ा सा तो दूर जाएगी. एज द ओवरलाइनिंग लॉक स्ट्रेटा प्रेसेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर. ठीक है, लेकिन क्या है वो बहुत नीचे है, उसके ऊपर और भी बहुत सारी लॉक्स हैं तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालती रहती है. हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स दैट फ्रिक्शन. लेकिन जो उनके दूर जाने का
एनर्जी और प्रेशर होता है वो थोड़े टाइम बाद ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अपर रॉक्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली, तो वो एकदम से एक तरीके से झटके से हिलते हैं। दिस कॉज द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शन, ओके, जिसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। The point where the energy is released is called the focus of an earthquake. Okay, जिस point जो exact point पे जहाँ पे हमारा fault हुआ है और जहाँ से energy release हुई है उसको हम focus of the earthquake बोलते हैं। Alternatively, it is also called the hypocenter. Okay, focus of the hypocenter. The energy waves traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. Okay, अब हम इस टाइप से देख सकते हैं कि जो फोकस है उससे जो ऊपर लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट, द सॉलिड पार्ट, द सॉइल का जो सबसे नियरेस्ट सेंटर होगा ना वो एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। एपिसेंटर, इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, इट इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, ठीक है। ये भी चीज याद रखिए, वो डायरेक्ट अबव द फोकस होता है, मतलब जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट अबव द फोकस ही होता है। earthquake waves. Now the second topic is earthquake waves. All natural earthquake take place in the lithosphere. You will learn about different layers of the earth layer in this chapter. It is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of the depth up to 200 km from the surface of the earth. ठीक है, lithosphere जो है ऐसे हमने पढ़ा कि अर्थ की रेडियस 6350 किलोमीटर होती है, लेकिन जो लिथोस्फीयर को हम कंटेन करते हैं ना कि जो ऊपर क्रस्ट का पार्ट वो हम सिर्फ ऊपर की 200 किलोमीटर ही करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफर रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। सीस्मोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो रिकॉर्ड करता है वेव्स जो सरफेस पे आती है। A curve of the earthquake waves record on the seismographer is given in the figure 3.1. I will show you. Note that the curve shows three distinct sections, each representing different type of wave pattern. Earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves. Okay, अब हमें ये चीज पढ़नी है कि earthquake waves जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, तो body wave होती है, ये surface wave होती है। Body waves are generated due to the release of the energy at the focus एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ओके, आप इसको ढंग से सुनिए कि बॉडी वेव्स तो वो होती है जो प्राइमरी एनर्जी होती है जो निकलती है बिल्कुल फोकस से, उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, hence the name body waves. The body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves. ठीक है, तो body wave होगा उसके बाद ही surface waves होगा, क्योंकि पहले वो फोकस से एनर्जी रिलीज होगी तब वो सरफेस पर आएगी। These waves move along the surface. The velocity of the waves change as they travel through different material with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. Okay, ये आपको याद रखना है कि velocity of the waves changes as they travel through different material. जो waves की velocity है वो changes होती है क्योंकि different material की different densities होती हैं. Okay, their direction also change as they reflect or refract when coming across material with different density. प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव्स, यहाँ पे सरफेस आ गया। अब हम ये जो बॉडी वेव होती है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये रहा। अब प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं हम। प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये आप ये रखिए, पहले तो बॉडी वेव होती है, बॉडी वेव में भी प्राइमरी वेव होती है जो सबसे पहले सरफेस पर आती है। These are also called primary waves. The P waves or primary waves are similar to the sound waves. Okay, ये किसकी सिमिलर होती है? Sound waves की। They travel through gaseous, liquid and solid material. Okay, three of all मतलब वो सारे मैटर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। एस वेव जो सेकंड टाइप की वेव होती है, अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। ओके, ये प्राइमरी वेव के बाद आती है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। ओके, प्राइमरी वेव जो होती है पी मतलब जो फर्स्ट वाली वेव होती है वो किसी भी मटेरियल में ट्रेवल कर सकती है, बट नॉट इन द केस ऑफ द एस वेव्स। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, तो आप इसे एस वेव्स टू एस रिमेंबर कर सकते हैं, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स और एस फॉर सॉलिड। This characteristics of the S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the Earth. Reflection causes waves to rebound, whereas refraction makes waves move in different direction. अभी reflection और refraction दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये हमें पता ही है कि reflection से इक्वल एंगल पे जो होती है वो वापस आ जाती है चीज, लेकिन refraction से एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल होती है। The variation in the direction of the waves are inferred with the help of the record on seismograph. The surface waves are the last to report on seismograph. सिस्मोग्राफ पे सरफेस वेव्स लास्ट होती है रिकॉर्ड होने वाली। These waves are more destructive. They cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occurs. Now, propagation of earthquake waves. अब हम propagation पढ़ेंगे earthquake waves का। Different type of earthquake waves travel in different manner. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. ठीक है, अब जैसे कोई भी बॉडी से वेव ट्रेवल करेगी तो उस बॉडी को वो वाइब्रेट तो करेगी क्योंकि एक एनर्जी उसके अंदर घुसी है। This exert pressure on the material in the direction of propagation. As a result,
इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। अब कोई एनर्जी किसी पार्टिकल किसी मैटर में से ट्रेवल कर रही है और वो मटेरियल भी डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल से ही बना हुआ है, ओके, तो वो उसको इफेक्ट तो करेगा क्योंकि डिफरेंट मटेरियल उस एनर्जी को अपने हिसाब से अडेप्ट करेगा, तो उसमें फिर उसका जो कंक्लूजन क्या होगा, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल होगा। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, ओके ओके। पी वेव्स जो होती है ना, वो ये पी वेव्स वाइब्रेट डायरेक्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। तो हमें याद रखना है पी वेव्स जो होती है ना वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ द वेव्स के। जो वेव्स आ रही है वो वाइब्रेट जो होती है, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, लेकिन और सारी पैरेलल नहीं होती। S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Okay, S waves जो होती है वो perpendicular होती है, perpendicular मतलब 90 डिग्री एंगल, hence they create curves and crests in the material through which they pass। ठीक है, उसमें वो curves and crests बनाती हैं। crests and curves का मतलब एक तरीके से गड्ढा टाइप। surface waves are considered to be the most damaging waves। Okay, ये मोस्ट डैमेजिंग होते हैं। एमरजेंस ऑफ शैडो जोन्स, अब हम पढ़ेंगे शैडो जोन्स क्या होता है। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन द सीस्मोग्राफी लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन। ये जो शैडो जोन्स हैं ये मोस्टली रिकॉर्डिंग ऑफ द सीस्मिक वेव्स के ऊपर है और सीस्मोग्राफर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है कि शैडो जोन्स एक मोस्टली ये चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि सीस्मोग्राफर हर एक वेव रिकॉर्ड करता है, जो पूरे अर्थ में सीस्मोग्राफर रखे हुए हैं सारे। कुछ जोन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ना प्राइमरी वेव रिकॉर्ड होती है ना सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड होती है, तो उस जोन को हम शैडो जोन बोलते हैं। The study of the different event reveals that for each earthquake there exist an altogether different shadow zones। ठीक है, अब हम ये अभी दो फिगर देखने जा रहे हैं जिसमें ये हमें बताया हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सीस्मोग्राफर लोकेटेड एट डिस्टेंस विद इन 105 फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जो 105 और 103 तक है ना, यहाँ पर बहुत ये ना एस वेव शैडो जोन, ये ना पी वेव शैडो जोन। यहाँ पे पी वेव का पाथ है, यहाँ पे एस वेव का पाथ है। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं आप ये देखिए, दस अ जोन बिटवीन, ठीक है ओके, हाउएवर द सीस्मोग्राफर लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री is from epicenter recorded the arrival of p waves but not of s waves। ठीक है, जो 145 के आगे का लगा हुआ है वो सिर्फ p waves को रिकॉर्ड करता है। आप ये देखिए ये p waves रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये p wave शैडो जोन है और यहाँ नहीं रिकॉर्ड हो रही, तो ये s waves का शैडो जोन होता है। तो ये चीज हमें पता चली। ठीक है, तो ये क्या बोला, दस जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन फॉर बोथ ऑफ द टाइप्स। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि 105 से 145 के बीच में यहाँ तो है ही नहीं, तो ये शैडो जोन हुआ p waves का, ये भी शैडो जोन हुआ s waves का, लेकिन s waves का शैडो जोन ज्यादा है क्योंकि 145 के बाद तो p wave यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है लेकिन वो यहाँ नहीं हो रही है। ओके, तो the shadow zone of S waves is not only larger in extent but it also little over 40% of the earth surface। ठीक है, as shadow zone of S waves ज्यादा है a little over 40% of the earth surface। You can draw the shadow zone for any earthquake provided you the location of the epicenter। अब हम पढ़ेंगे type of earthquake कि earthquakes कितने type के होते हैं। The most common ones are the tectonic earthquakes। They are generated due to sliding of the rocks along a fault plane। ठीक है, जो most common होते हैं वो tectonic होते हैं because of the reasons writing here, sliding of rocks along a fault line। A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake। However, they are confined टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक की ही एक स्पेशल क्लास को हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। थर्ड, इन द एरियाज ऑफ द इंटेंसिव माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉल्ड माइनर टेनस, दीस आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। ओके, अब कोई माइनिंग चल रही है, बहुत डीप हो चुकी है, वो पहले वर्टिकल हो रही है फिर हॉरिजॉन्टल चली गई है माइनिंग, वो करते जा रहे हैं, तो जो ऊपर की छत होती है ना द टेरेस, वो फॉल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो कॉज ड्यू टू द explosion of chemicals or the nuclear devices such tremors are called explosive earthquakes। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यहाँ पे फिर वापस पढ़ा वोल्केनिक अर्थक्वेक, फिर यहाँ पे पढ़ा कोलैप्स अर्थक्वेक, फिर एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। अब the earthquake that occurs in the areas of a large reservoir are referred to as reservoir induced earthquake because of the dam जो होता है, तो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो वो जो है ना वो बेस पर इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से भी earthquake induced होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं reservoir induced earthquake। Now about the measuring of the earthquake। The earthquake events are scaled either according to the magnitude or intensity of the shock। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखनी पड़ेंगी, दो चीजें होता है जिसे हम earthquake को मेजर करते हैं, या तो magnitude या intensity। The magnitude scale is known as the Richard scale। Okay, the magnitude relates to the energy released during the quake। The magnitude is expressed in absolute number 0 to 10। मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिचर्ड स्केल में होता है और वो 0 to 10 में के काउंटिंग में आता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली एंड इटालियन सिस्मो
लॉजेस, ठीक है। तो इंटेंसिटी स्केल जो होता है वो होता है मर्केली। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैग्नीट्यूड तो होता है रिचर्ड और रिचर और इंटेंसिटी होता है मर्केली। द इंटेंसिटी स्केल्स टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड by the event. The range of the intensity is 1 to 12. ओके, अब देख लेंगे डिफरेंस 0 to 10 और 1 to 12। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैग्नीट्यूड तो 0 to 10 होता है और रिचर स्केल जो होता है वो भी 0 to 10, लेकिन जो मर्केली होता है ना, जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 1 to 12। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजार्ड, द फॉलोइंग आर द इमीडिएट हैजार्ड्स हैजार्डस इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। हम लोग सब जानते हैं अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस। ओके, एवलांचेस मींस जो स्नो होता है ना, स्नो माउंटेन्स में stone breaking of the stone snow mountains, ground displacement, flood from depth and leaf failure, fires, structural collapse and all. The first 6 listed above sea bearings have upon landform, while other may be considered to the effect upon immediate concerns and life, ठीक है। ये सब लैंडफॉर्म पे इफेक्ट करते हैं फर्स्ट 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ द सुनामी वुड अकर ओनली द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर। अब सुनामी कब होगी? जब जो एपिसेंटर जहां से फोकस रिलीज हुआ है वो वाटर बॉडी के अंदर है ओनली, ओके। ये हम देख सकते हैं कि कैसे अर्थक्वेक तबाही मचाता है। अब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक अकरेंस। ओके, the earthquake is a natural hazard. If a tremor has a high magnitude take place, it can cause heavy damage to life and property of the people. However, not all parts of the globe necessarily experiences major shocks. We shall be discussing the distribution of earthquake and volcanoes with some detail in the next chapter. Okay, note that the quakes of high magnitude, that is 8 plus, are quite rare. They occur once in 1 to 2 years, where there is a tiny types of earthquake. अर्थक्वेक जो है वो हर एवरी 1 to 2 मिनट्स में आता है, लेकिन हमें क्या फील क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जो 8 प्लस रिचर्ड स्केल का होता है ना, जो मैग्नीट्यूड, वो बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ओके, नाउ वी विल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. It is brittle in nature. Okay, brittle means hard in nature. The thickness of the crust varies under the ocean and continental areas. Of course, ocean and crust is thinner as compared to the continental crust. हम सभी जानते हैं कि continent का जो crust है वो ज़्यादा मोटा है as compared to the oceanic crust. The mean thickness of the oceanic crust is 5 kilometer, whereas that of the continental crust is 30 किलोमीटर। जो कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट है ऑफकोर्स वो ज़्यादा होगा 30 किलोमीटर, और ओशियंस में वाटर आ गया उतने एरिया में तो उसे 5 किलोमीटर बोला जाता है। इट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरियाज ऑफ द हाई माउंटेन रेंज। अब जैसे हिमालयाज है वो माउंटेन्स हो गए, वहाँ पे 70 किलोमीटर थिक माना जाता है। इट इज मेड अप ऑफ हैवियर रॉक्स हैविंग डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन द ओशियनिक क्रस्ट इज बसाल्ट। ओशियनिक क्रस्ट में बसाल्ट होता है, वो ब्रिटल इन नेचर, ये सब आप देख लीजिएगा। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन ओशियनिक क्रस्ट इज इतना, ऐसे इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। द मेंटल, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ओके, क्रस्ट के बाद का पार्ट को हम मेंटल बोलते हैं। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोस्ट डिस्कंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब जो मेंटल एक्सटेंड होता है ना, वो मोस्ट डिस्कंटिन्यूटी, अभी हम आपको बताएंगे क्या है, टू डेप्थ ऑफ वो 2900 किलोमीटर तक होता है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब आप याद रखिएगा, हमारा क्रस्ट खत्म हो गया, लेकिन जो मेंटल भी है ना वो भी डिवाइडेड है। मेंटल की मैक्सिमम पॉइंट तो हुआ 2900 किलोमीटर, लेकिन जो उसका अपर पोर्शन होता है ना, उसको हम एस्थेनोस्फीयर के नेम से बुलाते हैं। द वर्ड एस्थेनो मींस वीक। इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। ओके, वो 400 किलोमीटर का एस्थेनोस्फीयर माना जाता है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ मैग्मा that finds its way to the surface during the volcanic eruption. तो हम ये जान सकते हैं कि जो volcanic eruptions में हमारा मैग्मा यूज होता है ना, मतलब जो बाहर निकल के आता है वो एस्थेनोस्फीयर लेयर का आता है, वो मोस्टली इंटरनल मेंटल का नहीं होता। It has a density higher than the crust is 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अंदर की डेंसिटी ज्यादा होती है। The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. द क्रस्ट, ओके, जो 200 किलोमीटर है, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल मींस द एस्थेनोस्फीयर, वो उनको टोटल को मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर इक्वल्स टू क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट प्लस ये एस्थेनोस्फीयर। इट्स थिकनेस फ्रॉम, ओके, द लोअर मेंटल एक्सपेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। जो लोअर मेंटल होता है ना, वो इतना, ये प्रॉपर सॉलिड स्टेट होता है, और ये जो ऊपर का होता है ये वीक होता है थोड़ा। अब हम आ गए द कोर पे। As indicated earlier, the earthquake waves velocity helped in understanding the existence of the core of the earth. The core mental boundary is located at a depth of 2900 kilometer. Okay, the outer core is in liquid state, while the inner core is in solid state. इसमें सिंपल है, the outer core जो होता है वो ये वाला मान लो आप, जैसे आउटर कोर ये लिक्विड स्टेट में हुआ और ये सॉलिड स्टेट में हो, तो यहाँ का बेंचमार्क के 5100 किलोमीटर का होता है, जहाँ से वो सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है।
The density of the material at the mantle core boundary is around 5 gram per centimeter cube and the center of the earth it is density is 13 gram per centimeter cube. अब देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आया. The core is made up of very heavy material mostly constituted by nickel and iron. It sometimes refers to as the knife layer. Okay, जो कोर है वो निकल और आयरन से बनता है और उसे हम कभी कभार नाइफ लेयर भी बोलते हैं. Now हम आते हैं volcanoes पे. You may have seen photographs or the picture of the volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes and molten rock material lava escapes to the ground. A volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released or being released on the recent past. ठीक है, हम एक्टिव वॉल्केनो उसे बोलते हैं कि जो रिसेंट पास्ट में जिसका मेंटल रिलीज हुआ हो. The layer above the solid crust is called mantle. Okay, the solid crust को उसको mantle बोलते हैं. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere. ये asthenosphere हो गया. ठीक है, it is from this the molten rock material is find their way towards the surface. ये जो हमने अभी आपको पहले बताया. The material in the upper mantle portion is called magma. एस्थेनोस्फेयर में जो मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं मैग्मा, जो कि बाहर आता है. और जैसे वो बाहर आता है इट रेफर्स टू एज अ लावा. द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मतलब कचरा. ठीक है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट, गैसेस एज नाइट्रोजन कंपाउंड एंड ऑल. अब वॉल्केनोस पढ़ते हैं, टाइप ऑफ वॉल्केनोस क्या होती है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं शील्ड वॉल्केनोस. अब बेरिंग द बसाल्ट फ्लो द शील्ड वॉल्केनोस आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोस ऑफ द अर्थ. फर्स्ट पॉइंट क्या आया कि ये लार्जेस्ट ऑफ होती हैं ऑल द वॉल्केनोस ऑफ द अर्थ. द हवाईयन वॉल्केनोस आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल. आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, हवाईयन वॉल्केनोस क्या होती हैं, सबसे लार्जेस्ट होती हैं. दीज वॉल्केनोस are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. Okay, basalt से होती हैं, बहुत fluid होता है. For this reason these volcanoes are not steep. Okay, जैसे बहुत ज़्यादा liquid form में होता है तो वो जैसे निकलता है ना तो वो बाहर निकल के फैल जाता है, इसलिए वो ऐसे एकदम steep नहीं होती. They don't have that much height. They became explosive if somewhat water gets into the vent. Otherwise they are characterized by low explosivity. अगर उसके vent के अंदर मतलब जो ऊपर माउथ होता है वहाँ से अगर अंदर पानी चला गया तो वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाती है, वरना तो वो इतने नहीं होती. द अपकमिंग लावा मूव्स इन फॉर्म ऑफ अ माउंटेन एंड थ्रोज आउट ऑफ द कोन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन डेवलप्स इनटू द सिंडर कोन. सिंपल. ओके, इसका नेम क्या था, हम आपको बताते हैं, शील्ड वॉल्केनोस. अब है कंपोजिट वॉल्केनोस. These volcanoes are characterized by the eruption of the cooler and the more viscous lava than basalt. Okay, अब ये eruption of the cooler and more viscous, आप समझ रहे हैं कि ये more viscous lava होता है, cooler होता है as compared to the basalt. These volcanoes often result in an explosive eruption. Along with lava, large quantities of the pyroclastic material and ashes find their way to the ground. The material accumulates in the vicinity of the vent opening leading to the formation of layers and this makes the mount appear as a composite volcanoes. ठीक है, अब इसका जो होता है ना वो इतना लिक्विड नहीं होता जितना शील्ड में होता था. और जैसे ये इरप्ट हुआ तो उसके जो मैग्मा होता है वो आसपास ही दिखा जाता है, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट लेयर्स में सॉलिड फॉर्म ले लेता है, उसको हम कंपोजिट वॉल्केनोस बोलते हैं. अब कैल्ड्रा, these are the most explosive of the earth volcanoes. Okay, ये अब याद रखिएगा, जो शील्ड वॉल्केनोस थी वो लार्जेस्ट होते हैं लेकिन मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ कैल्ड्रा होती हैं. They are usually so explosive that when they erupt they tend to collapse on themselves rather than building up any tall structure. वो इतनी एक्सप्लोसिव होती हैं कि वो जैसे इरप्ट करती है ना वो अपने ऊपर ही गिर जाती हैं. The collapse these depressions are called caldera. Their explosiveness indicate that the magma chamber supplying that lava is not only used but is also in close vicinity. अब हम पढ़ते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस. These provinces output heavy flood lava that flows for long distance. Some part of the world are covered by thousands of square kilometers of thick basalt lava flows only. There can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 kilometers. Okay, flood basalt provinces जो होती है मतलब कि जो लावा होता है ना वो बहुत दूर दूर तक फैल गया है और उसके ऊपर ही हम लोग सेटलमेंट कर चुके हैं. Individual flow may extend from hundreds of kilometers. The Deccan Traps from India, presently covering most of the Maharashtra plateaus and much larger flood basalt provinces. तो आपको एग्जाम्पल भी मिल गया जो महाराष्ट्र प्लेटू है वो. अब आता है नेक्स्ट मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस. These volcanoes occur in the oceanic areas. Okay, there is a system of mid oceanic ridges more than 70,000 kilometers long that stretch through all ocean बेसिन. ये हम बाद में पढ़ेंगे कि पैसिफिक ओशंस के बीच में ना एक मिड ओशन रिज है जो कि 70,000 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेच है जो पूरे ओशन को एक तरीके से कवर करता है. ओके, अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इंक्लूसिव फॉर्म्स कि कितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं जब हम वॉल्केनो को डिटेल्स में पढ़ते हैं. तो
Intrusive forms. The lava that is released during volcano eruptions on cooling develops into igneous rocks. Okay, जो lava है वो igneous rocks में transform होता है. First thing, the cooling may take place either on the reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion. Okay, अब जो lava होता है ना, या तो वो बाहर आके ठंडा हो जाता है, या तो वो ऐसे ठंडा नहीं होगा कि हम उसे टच कर लेंगे. Of course, वो अपनी as compared to the inner densities थोड़ा less गर्म होता है, तो वो ठंडा हो जाता है. तो वो या तो बाहर आकर होगा या तो फिर अपर क्रस्ट में हो जाता है. अब डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट द सरफेस. हम जो है फिर उनको दो तरीके से बांट देते हैं. इग्नियस रॉक्स को वोल्केनिक रॉक्स जो कि कूलिंग एट द सरफेस हो गया, एंड प्लूटोनिक रॉक्स जो कि कूलिंग इन द क्रस्ट हुआ. तो इग्नियस रॉक्स का यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि दो डिफरेंस हुए, वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स. The lava that cools within the crustal portion assumes different forms. These forms are called intrusive forms. Okay? जो अंदर के होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म लेते हैं, उन्हें इंट्रूसिव फॉर्म्स बोलते हैं. अब हम यहाँ पे एक सेकंड टर्म पढ़ते हैं, बैथोलिट्स. ओके, बैथोलिट्स क्या होते हैं? A large body of the magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develops into a form of large domes. Okay, they appear on the surface only after the inundation processes removes the overlying ink material. They cover large areas and at times assume depth that may be several kilometers. क्या बैथोलिट्स क्या होता है, हम आपको डायग्राम से शो करते हैं ये चीज. ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ द मैग्मेटिक मटेरियल, ये मैग्मा ही है पूरा, डेट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट. क्रस्ट में बहुत नीचे तक ये कूल हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स. अब ये तभी शो होगा जब इसके ऊपर की चीजें बिकॉज ऑफ द इनंडेशंस दिखेंगी, हटेंगी, तब ये चीज शो होती है. दे अपीयर्स ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द इनंडेशन प्रोसेस मूव्स the remaining the overlying rock material. They cover large areas and at times assume depth that may be several kilometer. ये क्या होते हैं? They are granitic bodies. Batholiths are the cooled portion of the magma chambers. आप ये तो कुछ कुछ इसकी characteristics याद रख सकते हैं. ओके, अब लेकोलिथ पढ़ते हैं हम. लेकोलिथ सेकंड टर्म क्या होती है? ओके, these are the large dome shaped intrusive bodies with a level base connected by a pipe like conduit from below. ओके, हमने सबसे पहले डोम शेप्ड बॉडीज होती है. ये लेकोलिथ आप देख रहे हैं, डोम शेप बॉडी है ये ऐसे, और इसमें एक जो नीचे से इवेंट खुला हुआ है. ठीक है, कंड्यूट फ्रॉम बिलो, जो हमने पढ़ा कंड्यूट फ्रॉम बिलो है ये. इट रिजेंबल्स द सरफेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनोज. ओके, ये रिजेंबल करता है किसको? वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनोज. ओनली दे आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ. ये डीपर डेप्थ में लोकेटेड होते हैं. इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस. द कर्नाटका प्लेटो इज स्पॉटेड विद द डोम हिल्स ऑफ द ग्रेनाइट रॉक्स. कर्नाटका एक इसका एग्जाम्पल है. अब हम पढ़ते हैं लेपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स क्या होते हैं. एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, a portion of the same it tends to move in a horizontal direction where it finds a weak plane. It may get rested in the different forms. In case it develops into a saucer shaped concave to the sky body, it is called लेपोलिथ. अब हम ये बताते हैं आपको डायग्राम से कि जैसे लावा ऊपर की तरफ जाता है ना, ये लावा ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ना, जैसे ये हो गया लेपोलिथ. ओके, इस फिगर में हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि जैसे लेपोलिथ, जैसे क्या होता है कि जब जो लावा है वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा वर्टिकल फॉर्म में. लेकिन जैसे वो वर्टिकल फॉर्म में जा रहा होता है ना, तो वो जो बीच में क्रैक्स होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आ जाते हैं. ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल में भी चला जाता है थोड़ा सा लावा. ठीक है, इन केस डेवलप, और फिर वो एक ना सॉसर शेप कॉन्केव टू द स्काई बॉडी टाइप की ऑब्जेक्ट बना लेता है, तो उसे हम लेपोलिथ बोलते हैं. अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइंस or at the top of the anticlines in a is folded igneous on countly. Such wavy material have a definite conduit to source beneath in the form of a magma chamber. These are called फैकोलिथ. अब फैकोलिथ क्या होते हैं? ओके, डायग्राम में फैकोलिथ हम ढूंढते हैं, कहाँ पर है फैकोलिथ. यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं करा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं फैकोलिथ क्या होता है. कि देखना, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस होते हैं. ओके, एक ऐसे वेव पोर्शन होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेव पोर्शन होता है. तो जो लावा अपर, जो ये ऊपर एंटीक्लाइन होता है ना, ये अपर एंटीक्लाइन में, और फिर जो लावा जो नीचे एंटीक्लाइन में, ये ऐसे एक वेव बन रही है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो लावा अपर वेव में आ गया और एक लावा इस जगह आ गया. ठीक है, वो उस लावा जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, और एक नीचे से ना वो एक वेंट होती है, तो उस पूरे टोटल स्ट्रक्चर हम फैकोलिथ बोलते हैं. द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस सरफेस आर कॉल्ड द सिल्स और शीट. जो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं इग्नियस रॉक्स की, उन्हें हम सिल बोलते हैं या शीट बोलते हैं. सिल्स बोलते हैं या शीट्स बोलते हैं. ओके, ये ना सिल, तो हॉरिजॉन्टल बॉडीज जिसको हम सिल बोलते हैं.
Okay. So yeah, the thinner ones are called the sheets while the thick ones are called the cells. जो thinner ones होते हैं उनको तो हम sheets बोलते हैं, लेकिन जो thick ones होते हैं उनको हम cells बोलते हैं. ओके, thinner ones को हम sheets बोलते हैं, पतले को और thick को हम बोलते हैं shields. अब आ जाती है dikes. When the lava makes its moves through cracks and the fissure developed in the land, it is solidified among perpendicular to the ground. Okay, it get cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dikes. These are the most commonly found inclusive in the western Maharashtra. अब हम आपको बताते हैं dikes क्या होते हैं. जैसे ही लावा ऊपर की तरफ आएगा ना, तो वो कुछ कुछ ब्लॉक्स में इकट्ठा होकर रह जाता है और वो वहीं पर ही कूल हो जाता है. और जब वो ब्लॉक्स वहां से हटती है ना, तो आपको दिखेगा कि एक लावा का स्ट्रक्चर होता है वहां पे, जो उसको हम नेम देते हैं डाइक, जो कि सॉलिडिफाइड फॉर्म में हो चुका है, जो कूल हो चुका है पूरा और एक अपने हार्ड स्ट्रक्चर में बन चुका है. देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये डाइक्स कि ये छोटा अंदर से आ गया है वहां पे और वो कूल हो गया, तो अब पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बन चुका है, उसे हम बोलते हैं डाइक्स. ओके, तो यही था इस चैप्टर में. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. हमने थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी पढ़ी हैं. ये टेक्निकल टर्म्स अच्छे से जो है ना जीसी लियोंग के चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करी गई है. आप उसकी चिंता मत करिए, हम जीसी लियोंग भी कवर करेंगे, तब हम इनमें और फोकस करेंगे. ओके, तो ये हमने चैप्टर 3 कराया. हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब.